स्वागत है आपका। अभिनंदन आप लोगों का। मैं हूं डॉक्टर वेदांत। और आप इतिहास के एक क्विक रिवीजन कोर्स को आजकल देख रहे हैं, जिसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में मॉडर्न इंडिया को लेकर के कुछ बातें की थी। आज हम लोग एंशंट इंडिया और ख़ास तौर से आर्कियोलॉजी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ स्पेसिफिक हैं और आपके विभिन्न परीक्षाओं में न केवल महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सर्वाधिक जो पुरातत्व से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स होते हैं, खासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स, उनमें ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि आर्कियोलॉजी या पुरातत्व वो हमारे या दुनिया के किसी भी इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उनसे ज़्यादा तटस्थ या न्यूट्रल कोई भी साक्ष्य नहीं हो सकता है। जैसे कहावत होती है ना, पत्थर पर लिखी हुई लकीर। तो इससे ज्यादा तटस्थ और पुख्ता सबूत कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसकी सबसे जो कह सकते हैं कि नकारात्मक बात है वो ये कि ये कुछ बोल नहीं सकते, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो कुछ भी इन्हें देख करके जो पुरातत्ववेत्ता हैं या इतिहासकार हैं जो समझते हैं ना, वो उसके हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इसलिए इसकी व्याख्याएं विविध प्रकार से की जा सकती हैं, इसकी संभावना इसमें ज्यादा रही। यही कारण है कि इसको भी हम एक लोकोक्ति के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें। जैसे कहा जाता है कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है। तो स्रोतों में सबसे इंपॉर्टेंट पुरातत्व स्रोत, और इसी के आधार पर जो मानव इतिहास है उसका लगभग 99% से ज्यादा इतिहास है वो ऐसी ही जो सामग्रियां हैं उन पर आधारित है। इसीलिए इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं कि ये है क्या, मूल रूप से पाषाण काल या स्टोन एज, पाषाण काल। अब यहाँ पे देखिएगा कि जिन जिस प्रकार की सामग्रियों का मनुष्य ने अपने जीवन में उपयोग करके और उसको सहज बनाने की कोशिश की या अपने दाल रोटी का बंदोबस्त किया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतिहास को तीन कान खंडों में बांटा जाता है। पाषाण काल, और पाषाण के बाद फिर कांस्य, ठीक है ना, ब्रॉन्ज एज कांस्य काल, और कांस्य काल के बाद लौह काल या आयरन एज, है ना। तो स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। ठीक है। खैर, अभी हम लोग बात इसमें इनकी नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल में जिस प्रकार से हमें पत्थरों के बने हुए बनाए हुए उपकरण उपलब्ध होते हैं और उनका विभिन्न प्रकार से लोगों ने किस तरह से उपयोग किया और कैसे कैसे उनमें विकास हुआ, इसके आधार पर अगर हम देखें तो इसको तीन हिस्से में बांटा जाता है। ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, है ना। यानी जो बुरा पाषाण काल है, ठीक है, बुरा पाषाण काल के बाद मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल। ठीक है। ये तो बहुत ही सरल बात हुई। अब हम बेसिक चीज पे जाते हैं। जो पूरा पाषाण काल है, फिर ये इंटरनली तीन भागों में विभाजित होता है। ठीक है। इसके लिए जो सबसे निचली परत है, ठीक है, पूरा पाषाण काल में भी पैलियोलिथिक एज में भी जो सबसे नीचे यानी सबसे पहले जो हमें पत्थर के औजार मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं, उनके लिए अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक एज यानी निम्न पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो सबसे आखिर में मिलते हैं और मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल के साथ उनकी सिमिलरिटी ज्यादा है, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। अब स्वाभाविक है कि इन दोनों के बीच का जो विकास काल है वो कहलाता है
मध्य या मिडिल पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि पहले हम पाषाण काल को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, और फिर जो पूरा पाषाण काल है, जो सबसे पहला पाषाणलिक युग है, उसको फिर से 3 हिस्से में डिवाइड करके निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में डिवाइड करते हैं। ये सारा डिवीजन केवल और केवल जो पत्थरों के उपकरण हैं है ना, पत्थरों के उपकरण हैं और उनका जिस प्रकार से प्रयोग किया होगा मनुष्य ने, उसके आधार पर ये डिवीजन किया गया। ठीक है, तो जो पुरातत्व में खासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के जो प्रश्न आते हैं, वो खास तौर से इस तरह के डिवीजन पर प्रिंटेड होते हैं। क्लियर? अब जैसे अगर हम बात करें इनके टाइमलाइन की, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जो निम्न पूरा पाषाण काल है, यानी जो अर्ली या सबसे जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, वो लगभग 30 लाख से 50,000, 30 लाख से 50,000 साल पहले की बात है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा? वो हुआ 30 लाख से 50,000 साल पहले। ठीक है? अब स्वाभाविक है कि जो मध्यपुरा पाषाण काल है, इसकी जो टाइमलाइन है, वो 50,000 से 40,000 के बीच मान ली जाती है। ठीक है ना, तो इसको हम 50,000 से 40,000 मान लेते हैं। और जो उच्च पाषाण काल है ना, इसकी स्थिति और नीचे आ जाएगी, यानी ये ऑलमोस्ट 40,000 से लगा करके और 10,000 साल पहले तक, है ना, 10,000, 9,000, कहीं कहीं आपको 8,000 भी मिलेगा। तो इसको हम कह लेते हैं कि 40,000 से लगा करके और 8,000 कर दीजिए, 8,000 वर्ष पहले, है ना। तो कुल मिलाकर के पूरा पाषाण काल का टाइम क्या हो गया? उसका टाइम हो गया 30 लाख, या शुरुआती दौर से 30 लाख से लगा करके और ऑलमोस्ट 10,000, 9,000 या 8,000 साल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के विकल्पों में कभी कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा आपको, क्योंकि जब कभी भी ये इस तरह के विकल्प दिए जाते हैं टाइमलाइन के, तो वो टाइमलाइन के विकल्प इतने ब्रॉडर इंटरवल पर होते हैं कि उसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 8,000, 9,000, 10,000 एक साथ होगा। 10,000 होगा तो फिर सीधे सीधे 2,000, 3,000 इस तरह का होगा। ठीक है, उसमें फिर 9,000, 8,000 का विकल्प ही नहीं रहेगा। 8,000 का विकल्प है तो फिर 10,000 का विकल्प नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इन बातों को लेकर के चिंतित नहीं होइएगा। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास कितना हो, यानी पैलियोलिथिक एज हो गया हमारा 30 लाख से लगा करके ऑलमोस्ट 50,000 साल पहले तक का। उसके बाद फिर मेसोलिथिक शुरू होता है और फिर फाइनली नवपाषाण काल। जितनी चीजें हमें आज या कह सकते हैं कि अर्ली इंडियन जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें मिलती हैं, उन सब का जो रिदम है वो नवपाषाण काल के कंटिन्यूएशन में मिल। तो ये एक मेन चीज आपको दिमाग में रखनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जरा हिमयुग के आधार पर, यानी जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं ना, उसके आधार पर भी दिमाग में रखिएगा। और वो दिमाग में आपको ये रखना है कि जितना भी ये पूरा पाषाणकालीन टाइम है, यानी तीनों ना, ये तीनों ही चीजें, यानी कुल मिला के कह सकते हैं पूरा पैलियोलिथिक एज, ये पूरा जो पैलियोलिथिक एज है, ये आइस एज में शुरू हुआ था। इसको प्लेस्टोसियन जो युग है वो कहा जाता है। तो प्लेस्टोसियन युग का मतलब हुआ कि एक प्रकार से ये क्या है, ये हमारे हिम युग का दर्शन करता है। हिम युग का मतलब क्या हुआ? हिम युग का मतलब हुआ कि जब ज्यादा से ज्यादा चीजों पर बर्फ छाई हुई थी, ज्यादा से ज्यादा धरातल पर, और जो जंगल हैं वो कम होते जा रहे थे। ठीक है, यही कारण है कि जब इस प्रकार का हिमयुग पड़ा, तो उसी हिमयुग में जब जंगलों की संख्या थोड़ी घटने लगी और मैदान में इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, तो भी जो हमारा आदि मानव है वो निकल करके बाहर आता है। तो हम बहुत संक्षेप में आपको जो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग है ना, यानी जो आदिमानव का विकास है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी फिलहाल ये बात ध्यान रखिएगा कि पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल, ये तीन खास तौर से कल्चरल डेवलपमेंट है इतिहास के। फिर पाषाण काल को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं: पेलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर जो पूरा पाषाण काल है उसको फिर 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। और ये सारी बातें लगभग 30 लाख से लगा करके और 8,000 साल पहले तक की है। ये पूरा का पूरा युग एक प्रकार से क्या था?
हिमयुग था, जिसको हमने बताया आपको कि इसको हम कहते हैं पेलेस्टोसियन युग। और इस युग के समाप्त के बाद ही फिर धीरे धीरे जो नई सभ्यताएं हैं उनका विकास हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इस पर आगे चलें तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, यानी जो मानव है, उसका विकास किस तरह से होता है। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले क्या है, एस्ट्रेलोपिथेकस, जो हमारा आदि मानव है, इसको हम आदि मानव कहते हैं, वो आदि मानव अंतिम रूप से कौन था, अंतिम रूप से था एस्ट्रेलोपिथेकस। तो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स को, यानी जो हम एंथ्रोपोलॉजी में या बायोलॉजी में हम इस तरह की चीजें पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली जो मानव जाति का कह सकते हैं आदिम बींग था, जीव था, उसको कहा गया एस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये क्या है, ये अंतिम आदि मानव। तो अंतिम आदि मानव को लेकर के भी सवाल किए जाते हैं, जैसे एस्ट्रोपिथेकस देख लिया गया, उसमें कहा गया कि आजकल मॉडर्न मैन, अंतिम मानव, सीधा खड़ा हुआ मनुष्य, वैसे कौन सा हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये आदि मानव है, और आदि मानव के ये अंतिम श्रृंखला की कड़ी है। ठीक है ना, तो जो आदि मानव की श्रृंखला है उसकी अंतिम कड़ी कौन हुआ, एस्ट्रोपिथेकस। ठीक है, एस्ट्रोपिथेकस के बाद जो दूसरा डेवलपमेंट होता है वो होमो हैबिलिस का होता है। होमो हैबिलिस के बारे में ध्यान रखना है आपको कि ये पहली मानव जाति है जिसने उपकरण बनाने शुरू किए। ठीक है, तो फर्स्ट टूल्स मेकर ना, टूल्स को बनाने का, उपकरण बनाने का पहला काम किसने किया, होमो हैबिलिस ने। तो एस्ट्रोलोपिथेकस क्या है, वो अंतिम आदिमानव है। तो जो होमो हैबिलिस है, ये पहला ऐसा मानव माना जाएगा जो आदि मानव के बाद और उपकरण बनाने में सबसे पहले। तो उपकरणों की शुरुआत हमारी इसी जगह से हो गई। इसके बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वो मानव विकास की श्रृंखला में तीसरी सीढ़ी है, तीसरा सोपान है, जो सीधा खड़ा हुआ। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, होमो इरेक्टस। जो एक अपराइट मैन है, वो पहला कौन बना, होमो इरेक्टस। और इसी होमो इरेक्टस ने आग की शुरुआत की, और इसी ने हैंड एक्स या हस्त कुठार बनाए, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी, जिसमें जिसका एक हिस्सा थोड़ा इस तरह से पतला किया जाता था, ठोक पीट करके, कि उसको हाथ से पकड़ा जा सके। तो हाथ से पकड़ने में सहजता के लिए, इसीलिए इसको हैंड एक्स कहा जाता है। ये दुनिया भर के पाषाण काल के सबसे पुराने उपकरणों में है। तो यहां पर ध्यान रखना कि उपकरण की शुरुआत किसने की, होमो हैबिलिस ने। और आग की डिस्कवरी या आग के साथ परिचय, और खासतौर से हैंड एक्स, इसकी शुरुआत जो की वो होमो इरेक्टस ने की। ठीक है, इसके बाद होमो जो नियंडरथल है और होमो सेपियन है, ये दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ ही रहे थे। इनको माना जाता है कि इनका को एग्जिस्टेंस था, है ना, ये इनका सह अस्तित्व था। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरी प्रजाति सामने आती है तो पहली वाली लगभग विलुप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये लोग ऑलमोस्ट साफ ही साथ। और यही कारण है कि जो पहला होमोसेपियन हमारा आया सामने, ये वास्तव में मनुष्यों में सबसे पहले कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य था, ये वाइज मैन था। अगर आपसे ये कहा जाता है कि फर्स्ट वाइज मैन किस प्रजाति को माना जाता है ह्यूमन बीइंग में, तो वो कौन हुआ, होमोसेपियन। ठीक है, तो पहली बार होमोसेपियन को एक वाइज मैन के नाम से जाता है, क्योंकि इसकी जो मस्तिष्क की क्षमता थी वो ऑलमोस्ट 1200 सीसी या उससे थी। तो वो मिनिमम 1200 सीसी तक का जो एक औसत औसत वो मिलता है, वो हमें होमोसेपियन। इसके बाद फिर होमोसेपियन सेपियन, ये मॉडर्न मैन है। तो आज के मनुष्य को, यानी जो मॉडर्न मैन है, जो आधुनिक व्यक्ति है, आधुनिक जो कह सकते हैं कि मनुष्य है ना, आधुनिक मानव, ये आधुनिक मानव क्या कहलाता है, ये कहलाता है होमोसेपियन सेपियन। होमोसेपियन सेपियंस ये आधुनिक मानव है। होमोसेपियन ये पहला बुद्धिमान मनुष्य है जो कि नियंडरथल के साथ कोएग्जिस्टेंट कर रहा था। और होमो इरेक्टस ये पहला व्यक्ति है जिसने आग के साथ परिचय प्राप्त किया और हस्तकुठार बनाए, यानी ये मामला हुआ पेलियोलिथिक एज का, अर्ली पेलियोलिथिक, जो सबसे निम्न पूरा पाषाण काल का है। और होमो हैबिलिस ये टूल्स मेकर हुआ,
यानी यहां से इसकी यात्रा शुरू हुई, और उसके पहले सबसे आखिरी व्यक्ति कौन था? एस्ट्रोपिथेकस। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब आगे हम चलते हैं कि जो अ, पत्थर के जो उपकरण बनाए जाते हैं, इन पत्थर के उपकरणों से का जो ट्रेंड है, उसके लिए आर्कियोलॉजी में शब्द यूज होता है इंडस्ट्री ना। इस प्रकार की जो मेकिंग सिस्टम है, या कह सकते हैं कि जो निर्माण शैली है, एक ही प्रकार की निर्माण शैली, एक ही प्रकार के हस्तकुठार हमको यूरोप में भी मिलते हैं, एशिया में भी मिलते हैं, अफ्रीका में भी मिलते हैं, तो उसको पूरा एक इंडस्ट्री का नाम दे दिया। और इनका जो नामकरण है वो खास तौर से जहां से ये पहली बार मिले उसके आधार पर इस प्रकार का नामकरण किया। तो हमको अब समझना है कि जो पाषाण उपकरण हैं, जो पत्थर के उपकरण हैं, उन पत्थर के उपकरणों की दुनिया भर की जो इंडस्ट्री है, उनका टाइमलाइन क्या है, या उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? अबे विलियन। अबे विलियन इंडस्ट्री सबसे पुरानी इंडस्ट्री है पत्थर के उपकरणों के निर्माण की। ठीक है, तो पाषाण उपकरण के निर्माण से संबंधित सबसे पुरानी शैली कौन सी है? वो है अबे विलियन इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद एश्यूलियन इंडस्ट्री। ये दोनों का जो संबंध है वो हस्त कुठार से है, हाथ की हस्त कुठार या हाथ की कुल्हाड़ी से है। ठीक है ना, तो हस्त कुठार से जुड़ी हुई कौन सी चीज है? एक तो अबेबेलियन, अबेलियन इंडस्ट्री या उद्योग या शैली, और दूसरी है एश्यूलियन। जल्दी आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। तो पत्थरों के उपकरण बनाने के जो शैलियां हैं, उन शैलियों में सबसे पुरानी शैली, अगर कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने को आता है इस तरह का प्रश्न, तो वहां पे देखिएगा सबसे पहले क्या है? अबेविलियन। इसका भी संबंध किससे है? हैंड एक्स से। लेकिन ये अभी थोड़े रॉ प्रकार के हैं, थोड़े कम फिनिश्ड हैं। फिर थोड़े और बेहतर कौन सी हुई? एश्यूलियन कल्चर। ठीक है, अब इसके बाद जो हस्तकुठार है, वो मेन उपकरण था। ये और ठोक पीट करके इसके जो छिलके निकलते हैं, इनके जो फ्लेक्स निकलते हैं, इनके जो टुकड़े निकलते हैं, उन टुकड़ों से फिर उपकरण बनाना शुरू किया गया, और वो क्या कहलाता है? कैलेक्टोनियन। कैलेक्टोनियन। और दूसरा हुआ मोस्टेरियन। मोस्टेरियन, ये शैली। ठीक है, इन दोनों का संबंध उस पेबल प्रकार के उपकरण का नहीं है, बल्कि ये फ्लेक प्रकार के, यानी ये फ्लेक टूल्स हैं। ठीक है ना, फ्लेक टूल्स। फ्लेक टूल्स में बोर आते हैं, बेधनी स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है। इस तरह की जो चीजें आती हैं उनको फ्लेक टूल्स बोलते हैं, हैंड एक्स एंड फ्लेक टूल्स। ठीक है, अब इसी क्रम में तो एक बार ये ध्यान रखिएगा कि क्रम ऑर्डर क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? बेलियन और एश्यूलियन दोनों का संबंध हस्तकुठार से है, और ये पहली दो सबसे पुरानी कला शैलियां हैं, या कह सकते हैं कि ये पत्थर निर्माण की शैलियां हैं। उसके बाद कलेक्टोरियन और मोस्टेरियन, ये उसके बाद की हैं क्रमशः, जिनका संबंध फ्लेक टूल से है। अब यहाँ पर हम आपको एक और मजेदार बात बताते हैं कि शुरुआती दौर में जो मानव है, वो वास्तव में पत्थर को इस प्रकार से तोड़ करके टूल्स नहीं बनाता था, बल्कि नदियों के किनारे जो पत्थर होते थे, और उसके किनारे किनारे जो पानी बहता रहता था, पानी के बहने से जो पत्थर घिस कर कर एक तरफ थोड़े चिकने हो जाते थे, पहले उनको सीधा यूज करता था वो। ठीक है ना, उसके बाद फिर उसने धीरे धीरे एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ करके टूल्स बनाने शुरू किए थे। और उसके जब टूल्स बनाना शुरू किया, तो जो बेसिक पत्थर है, जैसे मान लेते हैं एक बड़ा पत्थर हमने ले लिया, और ये जो बेसिक पत्थर है इसको जब तोड़ना शुरू किया, तो जब तोड़ना शुरू करेगा तो इससे क्या होगा? इसके कुछ टुकड़े बाहर निकलेंगे। टुकड़े हैं, ये क्या करेंगे? ये बाहर निकलेंगे। इसी प्रकार के टुकड़ों को कहा गया प्लेक। ठीक है ना, पत्थर को पत्थर से मारने से जो कह सकते हैं कि उसके टुकड़े, उसके चिप्स बाहर आए, उन चिप्स के लिए शब्द यूज किया गया फ्लेक। पहले ये फ्लेक
बेकार के जाते थे, इनका कोई यूज नहीं था। बाद में इन्हीं फ्लेक से वो टूल्स बनाना शुरू करे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उनको कहते हैं फ्लेक। अब इसको तोड़ने ताड़ने के बाद, इस तरह से इसको थोड़ा सा तराश दिया, तोड़ दिया, तो अब मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप का कुछ पत्थर बचा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कोर। ठीक है, तो एक पत्थर से जब दूसरे पत्थर को तोड़ते हैं तो जो टूट करके टुकड़े निकलते हैं वो फ्लेक, और जो मेन पोर्शन उसका बचता है वो बन गया कोर। समझ में आ गई बात? तो शुरुआती जो पत्थर के उपकरण हैं वो कोर से बनाए जाते थे। बाद में फिर इनको फ्लेक से बनाया जाने लगा, ताकि ये और हल्के हो गए, और ज्यादा नुकीले हो गए, और ज्यादा तीखे हो गए, और ज्यादा परिष्कृत हो गए। तो ये दूर तक मार करने लगे। एक भारी पत्थर की तुलना में एक हल्के पत्थर को आप दूर तक फेंक के मार सकते हो। तो कोर, ये अर्ली स्टोन एज की बात है। और जब फिर मिडिल लेवल पे गए तो वो क्या बन गया, वो फ्लेक कल्चर के रूप में। तो अब इस फ्लेक के में फिर ब्लेड कल्चर आएगा। ब्लेड का मतलब कि ब्लेड की तरह ही उसका पहले एक कोना वो शार्प करेंगे, फिर दूसरा दूसरा कोना भी शार्प करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे कोर से फिर पेबल और आगे का ब्लेड कल्चर डेवलप होता है। ठीक है, तो वो आप जब पढ़ेंगे तो वो समझ में आता चला जाएगा। तो कोर और फ्लेक का हम बेसिक अंतर आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। तो शुरुआती दौर में वो नेचुरल पीस ऑफ स्टोन थे। फिर उसके बाद फिर एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारना शुरू किया गया। जो बचा हुआ मेन पत्थर था, मेन टुकड़ा था, उसको कोर कहा गया, और उसके चिप्स अलग हुए, उनको ब्रेक कहा गया। अब यहाँ पे देखिए, एक पत्थर से जब दूसरे पत्थर को तोड़ना शुरू करें, स्वाभाविक है कि उसमें से चिंगारियां शुरू। और ये चिंगारियां वो नहीं जानते हैं कि ये क्या है या इसका क्या फायदा हो सकता है। लेकिन कहीं अगर घास फूस या सूखी जगह पर उस तरह से वो पत्थरों को तोड़ते रहे तो कभी ऐसा हो सकता है कि उससे आग लग जाए। और उससे जब आग लगी होगी तो उनको समझ में आया होगा कि इस प्रकार की जो आग है वो हमारे बड़े काम की है। क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्या चल रहा था, हिमयुग चल रहा था। और हिमयुग में इस प्रकार की आग वो उनको एक प्रकार के न केवल गर्माहट दे रही थी, बल्कि उस गर्माहट के साथ साथ वो सुरक्षा का भी एक कवच बन रही थी। क्योंकि आपको मालूम है कि जब आग जलती है तो उसके आसपास जो जंगली जानवर है वो नहीं आते हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, गर्माहट के दृष्टिकोण से फिर, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद फिर वो अपने भोजन को, यानी जो भी उनके पास मांस या अन्य खाद्य संग्रहित जो फल होते थे, इनको पकाने से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनका भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आग से परिचय और पत्थर का उपकरण, ये दोनों ऑलमोस्ट एक साथ ही ये शुरू हुए। और इसके कह सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई वो हमारे जो पैलेयोलिथिक एज के आखिर में, यानी जो अर्ली पैलेयोलिथिक एज है, जो निम्न पूरा पाषाण काल है, और जो मध्य पूरा पाषाण काल है, उसके संधि काल में हुई। इसलिए आग की जो शुरुआत है उसको हम मान सकते हैं कि ये कब थी, ये अर्ली यानी निम्न पूरा पाषाण काल से ही सामने आ गई थी। तो निम्न पूरा पाषाण काल अब आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि दो चीजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इस प्रकार के कोल कल्चर के लिए, यानी इस प्रकार के जो पेबल से बने हुए हमारे वो हैं उपकरण ना, और दूसरा आग, जो कि दोनों एक साथ साथ अचानक ये आविष्कार तथा कह सकते हैं खोज ये हो गई। ये दोनों चीजें हमारी अर्ली पैलियोलिथिक एज की हैं। और यही फिर ज्यादा प्रचलन में आई जब हम मिडिल पैलियोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल में पहुंचते हैं। और मध्य पूर्व पाषाण काल से जुड़ी कल्चर क्या हो गया, फ्लेक कल्चर हो गया। ठीक है, अब जो ये हस्तकुठार परंपरा है, इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसमें हस्तकुठार यानी हैंड एक्स और विदारणी, क्लीवर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स शुरुआती दौर के हुआ करते थे। तो शुरुआती दौर के जो इस तरह के टूल्स हैं, उन टूल्स को हमेशा याद रखना है आपको कि चॉपर, इंडेक्स, चॉपर और क्लीवर, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण पाषाण उपकरण हुआ करते थे हमारे अर्ली जो एज है। और फिर ये आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन शुरुआती दौर के सबसे पहले के ये तीन खास हमारे पास उठ के आते हैं पाषाण उपकरण। अब यहाँ पर ही एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जनरली ये लोग जंगल से तो बाहर आ गए, लेकिन सुरक्षा कारणों से जंगली ये लोग जंगलों के बाहर ना ऐसे जगहों पर रहना शुरू किया जहां पर इनके पास पानी की सुविधा हो और निकट ही जंगल भी हो। ठीक है, तो जंगल के
से उनको खाद्य पदार्थ मिल जाते थे, जन सामग्री मिल जाती थी, शिकार करना आसान हो जाता था। शिकार मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का जो आखेट, आखेट का मतलब होता है जहाँ एक ही बार में किसी जीव को मारना होता है। सामने वाला अगर मर गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर जाहिर सी बात है कि वो आखेट शिकारी का शिकार भी कर सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आखेट की परंपरा और खाद्य संग्रहण की परंपरा शुरुआती दौर में थी। अब ये रहते कहाँ होंगे? तो इसी तरह से पानी के किनारे या जंगलों के किनारे, जहाँ पे पहाड़ों की जो खाइयां हैं, है ना, उनकी वैलीज हैं उनके पास। और इसीलिए ये प्राकृतिक जो गुफाएं हैं उनमें रहते होंगे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पास भीमबेटका, है ना। इसी तरह से मिर्जापुर के पास उत्तर प्रदेश में जो बेलन नदी है, इस बेलन नदी के पास भी इस प्रकार की प्राकृतिक जो गुफाएं हैं वो उपलब्ध थी। तो भीमबेटका हुआ, बेलन घाटी हो गया, पाकिस्तान आधुनिक पाकिस्तान में जो सोहन घाटी है, इस प्रकार की जो घाटियां हैं, ये जो कश्मीर की घाटी है, जो इस तरह के जो इलाके हैं उनमें इनको रहना थोड़ा आसान रहता था। इसी कारण से जब ये इसके अंदर रहते थे तो स्वाभाविक है कि वहां पर पेट भरा हुआ है, खाली बैठे हुए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स वे में हैं, तो उन्हीं पत्थरों से वो अपनी गुफा में किसी प्रकार की कोई चीजें उकेरते रहे होंगे जो उनके जीवन से जुड़ी चीजें थी। इसीलिए हम देखते हैं कि भीमबेटका में क्या मिलता है, न केवल ये उनके पास केव शेल्टर थे, यानी ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार के शैलाश्रय हैं, यहाँ पर वो आश्रय लेते थे, शैलाश्रय यानी शेल्टर है। बल्कि शेल्टर के साथ साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें केव पेंटिंग भी मिलती है ना, जो गुहा पेंटिंग है ये भी मिलती है। इस तरह की गुहा चित्र भी मिलते हैं इन गुफाओं में। भीमबेटका गुफाओं में हमको क्या मिलते हैं, चित्र भी मिलते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमको जानवरों के चित्र, मनुष्यों के चित्र ना, उनके उछलने कूदने या उनके समूह के रूप में जो चित्र मिलते हैं, इस प्रकार के चित्र मिलते हैं हमको, जो तरह तरह के पत्थरों से बनाए जाते थे। और इस प्रकार के जो पत्थर थे खासतौर से वो क्वार्टजाइट थे। तो ये भीमबेटका में इतने ज्यादा स्पष्ट चित्र कैसे उपलब्ध हो रहे हैं कि भीमबेटका की जो पहाड़ियां हैं, उनकी जो गुफाएं हैं, यानी उस इलाके का जो पत्थर है वही क्वार्टजाइट है। तो स्वाभाविक है कि वहां पर उनको इस प्रकार के चित्रों को बनाने के लिए, इस प्रकार की गुफाओं में रहने के लिए, इस प्रकार की गुफाओं आर्टिफिशियली बनाने के लिए पास एक प्रकार से रॉ मटेरियल उपलब्ध था। तो वो कच्चे माल के रूप में उसका यूज कर रहे थे, ठीक है। और इसी तरह से धीरे धीरे उनकी एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई। तो इन्हीं इलाकों में इस प्रकार के कल्चर का विकास हुआ, ठीक है। तो इस तरह का जो कल्चर का विकास होता है उसमें भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में होती है कि ये पूरे के पूरे जो निम्न पुरा पाषाण काल है, जो मध्य पुरा पाषाण काल है, जो उच्च पुरा पाषाण काल है, जो मध्य पाषाण काल है यानी मेसोलिथिक एज है, इन सब में भीमबेटका में हमको एक कंटिन्यूटी मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है ये कि जो भीमबेटका के चित्र हैं, अगर वहां पर कह दिया जाए कि ये आखिर अर्ली पेलोलिथिक एज के हैं, मिडिल पेलोलिथिक एज के हैं, या फिर ये अपर पेलोलिथिक एज के हैं, तो ऐसे में आपका ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस तरह से इनका विकास हुआ है उस विकास को ध्यान में रखते हुए अगर हम आग के लिए मानेंगे कि वो निम्न पुरा पाषाण काल से शुरू हुआ है या अर्ली पैलियोलिथिक एज से शुरू हुआ है, तो जो ये शैल चित्र हैं, इन शैल चित्रों के लिए हम ले लेंगे कि ये मिडिल, अगर ऑप्शन है तो मिडिल पैलियोलिथिक एज से हम इन चित्रों की शुरुआत मान लेंगे, ठीक है। अगर है तो, अगर नहीं है, अगर अर्ली है तो फिर अर्ली लगाएंगे, अगर वो अपर है तो अपर लगाएंगे, लेकिन अगर है तो आंसर लग जाएगा मत, क्योंकि वो क्रम विकास सोचने के आधार पर ये होता है कि जब उनके पास रहने और खाने पीने का जुगाड़ हो गया तो स्वाभाविक है कि चित्र उत्र बनाना उसके बाद ही उन्होंने शुरू कर दिया होगा। और चूंकि वहां पर फ्लेक कल्चर भी था तो उनको मालूम भी था कि किस प्रकार से पत्थरों को तोड़ने से पत्थर के चिप हटती हैं, और उन चिप से लेकर के किस प्रकार से खुरच करके हम, जैसे छोटे बच्चे कोई भी पत्थर या कोई भी पेंसिल का टुकड़ा या कोई पेन का टुकड़ा पा जाते हैं या किसी प्रकार के वैक्स पा जाते हैं, तो उसके आधार पर वो चित्रकारी करना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार के चित्र बनाने की शुरुआत की। जाहिर सी बात है कि वो एकदम शिशु नहीं है, बल्कि थोड़ा सा खड़े होकर के चलने फिरने के लायक जब होगा तभी ऐसा करेगा। इसीलिए इसको मध्यपुरा पाषाण काल में इसको काउंट किया जाता है। तो आग हो गई, टूल्स की शुरुआत हो गई, और साथ में फिर चित्रकला की शुरुआत। अब उसके बाद जब हम अपर पेलोलिथिक एज पे आते हैं, जब उच्च पुरा पाषाण काल में आते हैं, तो उस वक्त तक हिम एज समाप्त हो गया था, और तब से फिर इनका जो प्रवासन है वो शुरू हुआ। और जब प्रवासन शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि ये जो पशु पक्षी हैं, जो इनके पास जानवर वगैरह हैं, इनको फिर पालने की शुरुआत हुई। तो जो पालने की शुरुआत हुई वो स्वाभाविक है कि उसके लिए सबसे अच्छी तरह से माना जाता है मध्यपुरा पाषाण काल,
ठीक है। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दो जगह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आदमगढ़ एमपी और दूसरा बागौर, है ना, राजस्थान। ये दो स्थान बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर से जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है, यानी जो पशुओं का कह सकते हैं कि पशुपालन की शुरुआत है ना, इसके लिए ये दो जगहें हैं, बहुत हैं। और इनमें भी अगर देखा जाए तो जो आदमगढ़ है एमपी का, ये ज्यादा प्राचीन माना जाता है इस मामले में। लेकिन मध्य पूर्व पाषाण काल का सबसे बड़ा साइट, मध्य पाषाण काल का यानी मेसोलिथिक एज का सबसे बड़ा साइट बागौर को माना जाता है। ये बिगेस्ट साइट ऑफ मेसोलिथिक एज है, ठीक है। जबकि आदमगढ़ ये एमपी में पड़ता है और यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य बहुत बड़े संख्या में होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ध्यान रखना है कि बागौर में आपको पशुपालन के साथ साथ यहाँ पर मृतकों के दफनाने की परंपरा भी आपको मिलती है। इसका मतलब हुआ कि इनको इस दुनिया के बाद यानी इस जीवन के बाद का जो जीवन है, मृत्यु के बाद का जो जीवन है, यानी थोड़ी कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता, थोड़ी धार्मिकता, है ना, इसके बारे में भी ये सोचना शुरू कर चुके थे बागौर में यानी मेसोलिथिक एज में। इसके बाद जितनी बड़ी बातें हैं, जैसे खेती करना, कपड़े सिल करके पहनना, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना, है ना, ये सब चीजें इन्होंने नवपाषाण काल में सीखी हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल की जो एक्सक्लूसिव विशेषता है वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है। अब यहाँ पर एक और छोटा सा सवाल याद रखना है आपको कि अगर हम ये माने कि पशुओं के पालन में सबसे पुराना कौन सा साक्ष्य हो सकता है, तो उसमें ध्यान रखिएगा डॉग्स, यानी सबसे पहले इन्होंने कुत्ता पाला, इसके बाद फिर इन्होंने भेड़ बकरियां पाली, उसके बाद फिर इन्होंने कुट यानी मुर्गे वगैरह पालने शुरू किए। सबसे पुराना डोमेस्टिकेशन किसकी है? डॉग्स का है, कुत्ते का है। ये ऑलमोस्ट 15,000 साल पहले ना, 15,000 वर्ष जो पहले है, तब से इसका डोमेस्टिकेशन हो गया था, क्योंकि ये उनके शिकार में भी काम आता था। दूसरी बात है इन्हीं की तरह वो सहभोजी भी था, यानी वो सर्वाहारी, मांस भी खा सकता था, फल फ्रूट्स भी खा सकता था। तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों, इसलिए कह सकते हैं कि ये सहभक्षी था, यानी जो मनुष्य खा सकता है वही कुत्ता भी खा सकता है। और साथ में कुत्ता जो है वो वफादार भी होता था, इसके अलावा होता है इसके अलावा वो शिकार में भी काम में आ सकता था। तो ये कई कारण हैं जिसके साथ कह सकते हैं कि सबसे पहले कुत्ते को उसने बड़ा सहजता से अपना साधन बनाया, ठीक है। उसे कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और कुत्ते की भी बहुत उन्नति हुई। आज भी देखिए कुत्ता जो लोग पालते हैं, कितने बच्चों से भी ज्यादा उसकी केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कुत्तों का विकास नहीं हुआ, कभी इतिहास जब लिखा जाएगा कुत्तों के द्वारा तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं इसकी बातें। तो खैर, तो पहले कुत्ता, फिर उसके बाद गोट्स एंड शीप्स यानी भेड़ बकरियां, उसके बाद फिर मुर्गे कुक्कुट, इस प्रकार का पालन शुरू हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आदमगढ़ बागौर जो एमपी और राजस्थान में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए बागौर में एक सवाल कभी पूछा जा सकता है, ये है कोठारी नगर, कोठारी नदी के किनारे है, और जिला इसका है भीलवाड़ा। ये एक्स्ट्रा हम आपको सूचना दे रहे हैं कि कभी कभी पूछ लेते हैं इस तरह की चीजें। तो भीमबेटका में एक कंटिन्यूएशन मिलता है, उसके जो चित्र हैं वो हमारे मिडिल पैलेलिथिक एज से जुड़े हुए हैं। आग हमारी जो है वो अर्ली पैलेलिथिक एज से जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ स्टोन या कोर के पत्थर भी जुड़े हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी सामग्रियां समझ में आई होंगी, और बहुत ही सरल ढंग से हमने कोशिश की कि आपको ये बातें क्लियर हो जाएं। अगर आपके माइंड में ये सारी क्लियरिटी रहेगी तो स्वाभाविक है कि आप इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको कर लीजिएगा। बाकी आप जो भी करना चाहें लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई अगर सवाल करना है तो करिए कमेंट बॉक्स पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये चंद्र IAS प्रयागराज के प्लेटफॉर्म पर अगर आपको हमसे ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन क्लास भी करना है तो हमसे मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातें रख सकते हैं सामने।